हमारा प्रश्न है, हिंदी के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। अब हम समझते हैं कि हिंदी के यह विविध रूप है क्या। सामान्य शब्दों में भाषा शब्द का प्रयोग मनुष्य की व्यक्त वाणी के लिए किया जाता है। मतलब भाषा क्या है? जिससे हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनियों के माध्यम से जो उच्चारण होता है वह भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचार साझा समझ पाता है। अर्थात भाषा वह है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। यद्यपि कुछ कार्य संकेतों और शारीरिक कष्टों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं उसे हम संकेतों या शरीर की क्रियाओं से भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम उसे भाषा के माध्यम से कहते हैं तो वह स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ आती है और स्पष्ट रूप से वह व्यक्त होती है। वास्तव में भाषा ध्वनि चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। जो हम भाषा भाषा क्या है? वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बना है। जो शब्द हम व्यक्त करते हैं, जो वाक्य हम कहते हैं, वह भाषा है। लेकिन भाषा अपने आप में क्या है? एक ध्वनि चिन्हों का समूह है। जिन ध्वनि चिन्हों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और हम जो कहते हैं, हम किसी भी जब हम कोई किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं तो बोल के व्यक्त करते हैं कि किसी उसका नाम है, उसको वाक्य में उसको ढाल के व्यक्त करते हैं। तो वह क्या है? ध्वनि चिन्हों का समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। भाषा जो हम कहते हैं वह ध्वनि चिन्हों का एक समूह है। भाषा के अनेक प्रकार हैं। किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के देश, काल और जाति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। समय के साथ भाषाओं में परिवर्तन होते चला जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत से वह पाली हुई, प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुई, हिंदी हुई, और आज हम जो फिर हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा भी आई, और आज हम जो बोलते हैं वह इंग्लिश भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित भाषा है, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली में मूल भाषा, मातृभाषा, बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा आदि नाम देते हैं। जो भाषाओं के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं वह इसी प्रकार हैं, जिसे हम मूल भाषा, मातृभाषा, बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा आदि नामों से उद्धृत करते हैं। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकृत भाषा को कहते हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जो संपूर्ण देश के लोगों द्वारा बोली जाती है। और राजभाषा वह भाषा जिसमें उस राज्य, उस देश का, उस राज्य का कार्य, प्रशासनिक कार्य संपन्न होता है। जहाँ राष्ट्रभाषा का निर्धारक देश की जनता होती है, वही राजभाषा को देश की सरकारें तय करती हैं। संपर्क भाषा का विकास प्राकृत और स्वैच्छिक आधार पर होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संपर्क भाषा, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी संपर्क भाषा, एक दूसरे से बात करने की भाषा जो है वह हमारी क्षेत्रीय भाषा हो जाती है। लेकिन जब हम एक बड़े रूप में संपर्क की बात करते हैं तो अब हमारी संपर्क भाषा हिंदी हो जाती है। संपर्क भाषा ही सर्वस्वीकृत होकर राष्ट्रभाषा बनती है। कई देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि। भारत में भी हिंदी का प्रयोग तीनों रूपों में होता है। मतलब हमारी जो राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है वह हिंदी है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। हिंदी बोलियों के मामले में भी समृद्ध है। इसकी कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी के विविध रूप। हिंदी जितने रूपों में है
उसकी चर्चा है। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, विभाषा या उपभाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा, साहित्यिक भाषा और संचार भाषा। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोली क्या है। किसी छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली वह भाषा जिसका प्रयोग प्राय बोलचाल के लिए किया जाता है, बोली कहलाती है। किसी भी भाषा का प्रारंभिक रूप बोली होती है जो आगे विकसित होकर भाषा बनती है। कोई भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। वहीं जब कोई बोली विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग की जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं: अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, हरियाणवी, मेवाती, गढ़वाली आदि। इसके साथ ही कुमाऊनी, मारवाड़ी, यह सब इसकी बोलियां हैं। बोली भाषा की छोटी इकाई है जिसका संबंध ग्राम या मंडल से रहता है। अर्थात बोली वह है जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और वही बोली अगर विकसित होकर बड़े भूभाग में प्रयोग की जाती है तो वह भाषा बन जाती है। इसमें देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की ही भाषा होती है। इसमें साहित्यिक रचनाओं की जगह लोक साहित्य मिलता है। व्याकरणिक दृष्टि का भी अभाव होता है। वह मानक भाषा। विश्व की अधिकांश भाषाओं में कई क्षेत्रीय भेद या रूपांतरण पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका मानकीकरण आवश्यक हो जाता है ताकि उस भाषा में एकरूपता स्थापित की जा सके। अर्थात भाषाओं में एकता के लिए भाषाओं का मानकीकरण किया जाता है। अतः ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण हो गया हो और एक परिनिश्चित रूप निश्चित हो गया हो, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। मानक भाषा शब्द को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक भाषा में उसके क्षेत्रीय रूप बोलियां शामिल नहीं होते हैं। यह भाषा का वह रूप होता है जिसे नगरों के पढ़े लिखे लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी भाषा के अनेक क्षेत्रीय रूप, बोलियां और उपभाषाएं हैं जो मानक हिंदी से भिन्न है, क्योंकि मानक हिंदी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को कहा जाता है जिसका प्रयोग शिक्षा, शासन, मीडिया और साहित्य में होता है। शिक्षा, शासन, मीडिया और साहित्य में जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं वह खड़ी बोली हिंदी है। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज, सरकारी कामकाज या कार्यालय की भाषा। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के रूप में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। अर्थात राजभाषा वह भाषा है जिसमें उस देश का राजकाज या सरकारी कामकाज होता है। राजभाषा शब्द के लिए अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जो पहले स्टेट लैंग्वेज कहलाता था। राजभाषा किसी देश के प्रशासन वर्ग की भाषा होती है। प्रशासन वर्ग अर्थात शासन के प्रयोग की जो भाषा है वह राजभाषा है, जिसका प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में होता है: शासन, विधान, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। सामान्यतः किसी भी देश की राजभाषा में ही वहाँ की संसद की कार्यवाही चलती है, सचिवालय का काम होता है, न्यायालयों तथा प्रशासनिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। अर्थात जो राजभाषा है उसमें देश के समस्त सरकारी कामकाज उसी भाषा में होते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार सरकार के शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। संक्षेप में राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है। अर्थात जो भाषा संविधान द्वारा स्वीकार की गई है उसे ही हम राजभाषा कहेंगे। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और वह प्रावधान क्या है? 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया। अर्थात हिंदी जो है वह हमारी राजभाषा है और उसे यह मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 23 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें हिंदी शामिल है परंतु अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। भारत में अंग्रेजी ना तो कोई आधिकारिक भाषा है और ना ही कोई अनुसूचित भाषा। फिर भी हम
अंग्रेजी का कितना प्रयोग करते हैं। हर चीज़ में अंग्रेजी का प्रयोग हमारे देश में होने लगा है, जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा हिंदी भाषा को बचाते हुए हिंदी भाषा को का प्रयोग हर काम में करें, जिससे हमारी भाषा सुरक्षित रहे। भारतीय संविधान के अनुसार जहाँ हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है, वहीं राज्य सरकारों की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में जैसी भाषा बोली जाती है, वहाँ की राज्य सरकार उस भाषा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ राज्यों में 2 या 2 से अधिक राज्य भाषाएं हैं। वर्तमान में 7 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, और वह 7 राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। किन्होंने रखा था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण पूरे देश में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इस दिन संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। भारत में 12वीं शती तक संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रचलित थी। हमारी राजभाषा पहले क्या थी? 12वीं शती तक संस्कृत। तुर्कों एवं अफगानों के आगमन के बाद फारसी राजभाषा बनी। मुगल शासन में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग विभिन्न शैलियों में होने लगा। मराठा प्रशासन में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद राजभाषा अंग्रेजी हो गई। देश को आज़ादी मिलने के बाद राजभाषा का अलग प्रावधान किया गया, परंतु अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे समस्त कार्य, अधिकतर कार्य अंग्रेजी में ही हो रहे हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम हिंदी भाषा को बचाते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग करें। राष्ट्रभाषा। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। राष्ट्रभाषा वो क्या है? जिस देश में वहाँ के रहने वाले लोग जिस भाषा का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, वह राष्ट्रभाषा है। जब कोई भाषा राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में प्रयुक्त होने लगती है, तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाती है। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, जब कोई आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण कर लेती है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज नाम से जाना जाता है, अर्थात जो भाषा पूरे देश की जनता द्वारा स्वीकृत होकर सामान्य बोलचाल एवं सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा है। संक्षेप में, जिस भाषा का प्रयोग हम राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो किसी प्रांतीय भाषा का ही विकसित रूप होता है, जिसे देश की अधिकांश जनता अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करती है। जहाँ राजभाषा संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा होती है, वहीं राष्ट्रभाषा का देश की संविधान से कोई संबंध नहीं होता। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में भावनात्मक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रधान साधन होती है। और हमारी यह भाषा क्या है? हिंदी। जिन देशों में किसी एक भाषा का प्रयोग होता है, उसे आसानी से राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता है, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पर कई भाषाओं का प्रयोग होता है, वहाँ पर राष्ट्रभाषा का स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं हो पाता। फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह देश के अधिकतर भागों में प्रयुक्त होती है। अब है संपर्क भाषा। भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा शब्द अंग्रेजी शब्द लिंग्वा फ्रेंका के रूप में व्यवहृत होता है, जिसका अर्थ है सामान्य बोली या लोक बोली। संपर्क भाषा क्या है? हमारी सामान्य बोली या लोक बोली। डॉक्टर पूरन चंद टंडन के अनुसार संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा रूप से है
जो समाज के विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क के काम आती है। इस दृष्टि से भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच हिंदी एक संपर्क भाषा है और अन्य कई भारतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच भी संपर्क भाषा है। हम जब आपस में बात करते हैं, अपने घर परिवार में बात करते हैं, तो हम या तो हिंदी का प्रयोग करते हैं या अपने क्षेत्र की सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिंदी क्या है? हमारी संपर्क भाषा है। विजयपाल सिंह के अनुसार वह भाषा जो दो भिन्न भाषा भाषी अथवा एक भाषा के दो मित्र उपभाषाओं के मध्य अथवा अनेक बोलियां बोल वाले के मध्य संपर्क का माध्यम होती है, जिसके माध्यम से भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात संपर्क भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही पूरे देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। वह भिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। वह सरकार की राजभाषा भी है तथा सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व के अनेक देशों में वह संपर्क भाषा बनी हुई है। कई बहुभाषा भाषी देशों में एक से अधिक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है। अब है विभाषा या उपभाषा। विभाषा या उपभाषा भाषा की पूर्व इकाई है। विभाषा को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता, भौगोलिक विस्तार अथवा उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रांतीय उपप्रांत में प्रचलित होकर साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, तब वह विभाषा अथवा उपभाषा कहलाती है। अर्थात विभाषा क्या है? भाषा की पूर्व इकाई। मतलब कहने का अर्थ है यह एक बोली है जो अपने आप में इतनी सक्षम हो जाती है, साहित्यिक रूप से इतनी संपन्न हो जाती है कि वह बोली से कुछ ऊपर आ जाती है। उसका प्रयोग अधिकतर क्षेत्रों में या अधिकतर साहित्य में होने लगता है और इस प्रकार वह विभाषा या उपभाषा बन जाती है। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार विभाषा या डायलेक्ट किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को कहा जाता है जो किसी प्रांत विशेष अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण, रूप तथा शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है। जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, बांग्ला आदि सभी विभाषा के उदाहरण हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक कारणों से ही बोलियां साहित्यिक रूप धारण कर विभाषा की दृष्टि में आ जाती है। निष्कर्ष रूप में विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रयुक्त होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित होती हैं। अब है माध्यम भाषा। जिस भाषा के द्वारा शिक्षक, प्रशिक्षण और पठन पाठन किया जाता है वह माध्यम भाषा कहलाती है। अर्थात जिस भाषा के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह हमारी माध्यम भाषा है। माध्यम भाषा को अंग्रेजी में मीडियम भाषा कहा जाता है। हर देश तथा राज्य की भिन्न भिन्न माध्यम भाषा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ आदि हिंदी भाषी राज्यों में शिक्षा है। शिक्षक का माध्यम हिंदी भाषा है, परंतु इंग्लैंड, जापान, चीन, रूस आदि में क्रमशः अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रूसी आदि भाषाएं शिक्षण का माध्यम है। भारत में उच्च स्तर पर ज्ञान विज्ञान, मैनेजमेंट और तकनीकी की भाषा अंग्रेजी है। मेडिकल विधि आदि का पठन पाठन भी अंग्रेजी में हो रहा है, जबकि हिंदी का प्रयोजन मूलक शब्द भंडार लगातार समृद्ध हो रहा है। अंग्रेजी परस्त चंद शिक्षक और अध्यापक नहीं चाहते कि हिंदी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम हो। यह मिथक रचा गया है कि विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा अंग्रेजी में ही संभव है, जबकि विज्ञान एवं तकनीकी के नए नए हिंदी शब्द गढ़े जा रहे हैं। कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करना सहज हो गया है। देवनागरी लिपि में हिंदी संगणक की भाषा बन गई है। अर्थात
हिंदी इतनी समृद्ध होती जा रही है कि इसका प्रयोग आप विज्ञान और मैनेजमेंट, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शिक्षा में हिंदी का प्रयोग अधिकतर रूप से करें। वर्तमान समय में हमें हिंदी शब्द भंडार को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रयोजनमूलक हिंदी को विस्तार देने की ज़रूरत है। इस दिशा में उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिससे हिंदी के शब्द भंडार बढ़ाया जा सके और जिन जिन शब्दों का हिंदी में अभाव है उनकी भी उत्पत्ति किया जा सके और हर क्षेत्र की शिक्षा को हिंदी के माध्यम से किया जा सके। शिक्षक और शोधार्थी भूमिका निभा सकते हैं। हिंदी को माध्यम भाषा तभी बनाया जा सकता है जब अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेज से बेहतर हिंदी स्कूल और कॉलेजों को खोला जाए, तभी हिंदी पूर्णतः माध्यम भाषा बन सकती है। मातृभाषा। जन्म लेने के बाद बच्चा जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माँ की भाषा, वह मातृभाषा है। विद्यानाथ प्रसाद वर्मा के शब्दों में बच्चा जन्म लेकर अपनी माता से जो भाषा ग्रहण करता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का सामान्य अर्थ माता की भाषा है, अर्थात बालक अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा मानी जाती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। आपकी मातृभाषा, आप जिस क्षेत्र से हैं आप उसी भाषा में अपने घर परिवार समाज में बात करते हैं, उससे आपको पहचाना जाता है कि आप बिहारी हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, केरल से हैं, कर्नाटक से हैं। यह आपकी मातृभाषाओं से पता चल जाता है। मातृभाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। भारतेंदु ने मातृभाषा के लिए निज भाषा शब्द का प्रयोग और उसकी उन्नति की बात कही है। भारतेंदु ने निज भाषा शब्द का प्रयोग किया है मातृभाषा के लिए, और अपनी अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, यह बात भारतेंदु जी ने कही है। गांधी जी के मतानुसार मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अगर हमारी पकड़ हमारी मातृभाषा में मजबूत रूप से है तो हम अन्य भाषाओं पर भी अपनी पकड़ बना सकते हैं। कॉलरिज के अनुसार मातृभाषा मनुष्य के शरीर में धड़कते हृदय की भाषा है। इसे हिंडोले की भाषा भी कहा जाता है। मातृभाषा को हिंडोले की भाषा किसने कहा है? कॉलरिज ने। पीवी बैलर्ड के अनुसार मातृभाषा बच्चे की वह भाषा है जिसके द्वारा वह सोचता और सपने बुनता है। यह सामान्य सी बात है। हम जिस भाषा को बचपन से सीखते हैं हमारी कल्पनाएं भी उसी भाषा में होती है। हम जब अपने आप से बात करते हैं तो हम उसी भाषा में बात करते हैं। हम ईश्वर से अगर बात करते हैं तो हम अगर मन में कोई प्रार्थनाएं करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में, हमारी जो सामान्य जो कही गई है यहाँ पे कि हृदय की भाषा है, हम उसी भाषा में बात करते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों, राज्यों एवं देशों की भाषाएं अलग अलग होती है। वे सभी वहाँ की मातृभाषाएं होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में हिंदी का प्रयोग होता है। अतः इन राज्यों के निवासियों की मातृभाषा हिंदी है। जनगणना 2011 के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः बंगाली और मराठी है। हिंदी भाषा के कई रूप हैं। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, गढ़वाली, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी आदि इन प्रदेशों के निवासियों की मातृभाषाएं हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी आदि उन प्रदेशों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा में भावों व विचारों की अभिव्यक्ति सरल और प्रभावी होती है। वही कहा, मातृभाषा क्या है? हृदय की भाषा है। हम जो कहते हैं मातृभाषा में वह सरल भाव से, प्रवाह रूप से कह सकते हैं, क्योंकि उस भाषा में हम सहज हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ सहज हैं उस भाषा में, जिस भाषा को हम बचपन से सीखते आए हैं।
इसलिए अधिकतर शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्रभावी माना है। अब बात करते हैं साहित्यिक भाषा की। जिन भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं उन्हें साहित्यिक भाषा कहते हैं। स्पष्ट सरल परिभाषा है कि जिन भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी जा रही हैं वह हमारी साहित्यिक भाषा है। यह परिष्ठित भाषा के अधिक निकट होती है, मतलब इसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग अधिक सर्वमान्य होता है। व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग, इसमें परिमार्जित शब्दों का प्रयोग होता है। कवि और लेखक अपनी अपनी रचनाएं साहित्यिक भाषा में ही रचते हैं। साहित्यिक भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी और ब्रजभाषा का विकास हुआ, लेकिन आधुनिक काल में खड़ी बोली पर से बनी हिंदी भाषा पुष्पित और पल्लवित हुई। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली वाली हिंदी थी, लेकिन पद्य की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा थी। द्विवेदी युग में पद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई, भाषा का विकास हुआ और द्विवेदी युग में पद्य भी खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। व्याकरण की दृष्टि से भी उसका परिमार्जन हुआ, व्याकरणिक रूप में भी उसमें शुद्धता आती गई और साहित्य में उसका प्रयोग होने लगा। छायावादी युग में हम अत्यंत शुद्ध, तत्सम प्रधान एवं परिष्कृत हिंदी भाषा का रूप दिखाई पड़ता है। प्रगतिवादी युग में आकर लोक भाषा एवं उर्दू फारसी के शब्दों की अधिकता दिखाई देने लगती है। वहीं प्रयोगवादी कवियों ने उसे संस्कृत निष्ठ बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु नई कविता में उसका नया रूप सामने आता है, इसमें अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग भी होने लगा। अतः साहित्यिक भाषा में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। समय के विकास के साथ भाषाओं का भी विकास होता रहता है। साहित्यिक भाषा का क्षेत्र किसी भूखंड तक सीमित नहीं रहता। जैसे मध्यकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा थी, जिसमें अधिकतर कवि ब्रजभाषा क्षेत्र के बाहर के थे। उस समय अन्य भाषा का कोई कवि जब तक ब्रजभाषा में कविता नहीं करता था तब तक उसे कवि ही नहीं माना जाता था। अर्थात मध्यकाल में जो साहित्य की भाषा प्रबल रूप से थी वह क्या थी? ब्रजभाषा। देश के कोने कोने के कवियों ने ब्रजभाषा में कविताएं की, भले ही उनकी मातृभाषा दूसरी क्यों ना रही हो। तुलसीदास अवधि के कवि थे, लेकिन उन्होंने भी ब्रजभाषा में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। यह ब्रजभाषा की महत्ता को दर्शाता है, क्योंकि उस समय ब्रजभाषा का ही बोलाबाला था। अब आते हैं हम संचार भाषा पे। संचार का सामान्य अर्थ है संदेश को फैलाना अथवा प्रसारण करना। अर्थात क्या स्पष्ट हुआ कि जिस भाषा में हमें संदेश मिलता है, जिस भाषा में हम संदेशों का प्रसारण करते हैं, वह हमारी संचार भाषा है। अर्थात किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना संचार भाषा, संचार कहलाता है। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रॉबर्ट एडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचनाओं का विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार की यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए वार्तालाप एवं पत्र व्यवहार से लेकर समाचार पत्र, मोबाइल टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ आदि संचार के माध्यम हैं। क्या है संचार के माध्यम? पत्र, समाचार पत्र, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीप्रिंटर, टेली। इनमें जो हम संचार करते हैं उसके लिए भी कोई माध्यम है, भाषा ही माध्यम है। संचार के लिए भाषा ही माध्यम, जो जिस माध्यम से हम संचार कर रहे हैं वह हमारी संचार भाषा हुई। इन संचार माध्यमों की भाषा ही संचार भाषा है। जिस भाषा में हम संचार करते हैं वह हमारी संचार भाषा। अर्थात संचार भाषा का तात्पर्य संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा से है। संचार भाषा का रूप साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा से पृथक हो सकता है। इसमें परिवर्तनशीलता और हर संचार माध्यम की अपनी भाषा होती है। संचार माध्यमों के अनुकूल हिंदी भाषा की एक नई छवि निर्मित हो रही है। समाचार पत्रों की हिंदी साहित्यिक हिंदी से भिन्न रूप ले चुकी है। अब उसमें कई देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इसमें व्याकरण का अपना बीजगणित है। फिल्मों में प्रयुक्त हिंदी भी मानक हिंदी से काफ़ी भिन्न है। रेडियो और दूरदर्शन में भी अपनी अलग भाषाई पहचान बनाई है। यह सायस नहीं हुआ है, बल्कि हर माध्यम की अपनी मांग होती है।
दरअसल संचार मूलतः संप्रेषण है, इसलिए भाषा को हर माध्यम उच्चारण, व्याकरण नियमों आदि की दृष्टि से अनुकूलित ही करता रहता है। अर्थात समय के साथ भाषाओं में परिवर्तन होता रहा है, अलग अलग भाषाएं आती रही हैं और उनमें नए शब्द बनते रहे हैं। हिंदी जब हमारी संचार भाषा हुई तो उसमें भी अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ। वह साहित्य से कुछ भिन्न रही, सामान्य बोलचाल से कुछ भिन्न रही। उर्दू शब्द, अंग्रेजी शब्द आदि का मिश्रण होता गया। इसी प्रकार हिंदी के हर भाषा रूप में उसका जो रूप है वह अलग है। संचार माध्यमों का विकास और लोकप्रियता ने हिंदी को नया आकार दिया, उसे वैश्विक धरातल की भाषा बना दिया। वर्तमान समय सूचना व विस्फोट का युग है। सोशल मीडिया ने इसे और प्रभावित किया। नई संचार भाषा में संकेताक्षरों, लिपि चिन्हों और कूटपदों की बहुलता है। कम से कम वर्णाक्षरों के प्रयोग का दबाव है, क्योंकि संचार के लिए ऐसी भाषा को सर्वोत्तम माना जाता है। अंग्रेजी इस दृष्टि से हिंदी से आगे है। संचार भाषा हिंदी में इंग्लिश और अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग हिंदी भाषा के लिए एक चुनौती है। संचार भाषा में अगर हम अंग्रेजी का अधिक प्रयोग करते हैं तो यह हिंदी के लिए एक चुनौती है, इसके विलुप्त होने का प्रमाण है। इसलिए हमें हिंदी की शब्द भंडार को बढ़ाते हुए संचार एवं विभिन्न प्रकार के भाषाई प्रयोग में हिंदी का प्रयोग करना होगा। फिर भी भारत में हिंदी एक महत्वपूर्ण संचार भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। तो यह थी भाषाओं के विविध रूप, जिसमें हम हिंदी भाषा के विविध रूप जिसमें हम उसका प्रयोग सामान्य दिनचर्या से लेकर सरकारी कामकाज से लेकर संचार के माध्यमों तक करते हैं। धन्यवाद।